Good morning, students. At the 7th session of Principles of Inheritance and Variation, जिसमें हम लिंकेज की बात करेंगे। उसके पहले जो है मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि आप जो है वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके अलावा जो है आप फॉलो कर सकते हैं wordofbiology95.wordpress.com को, या आप मेरे फेसबुक पेज www.facebook.com/RajivRanjan1571978 पे जो है विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको न केवल ये वीडियोस में मिलेंगे बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमिनन से रिलेटेड जो है बहुत सारे वीडियोज और दूसरे जो है मटेरियल्स मिलेंगे, जिससे कि जो है आप ज़्यादा अच्छे से जो है चीज़ों को समझ पाएँ, बायोलॉजी को समझ पाएँ, बायोलॉजिकल वर्ड को समझ पाएँ। तो एक बार फिर से मैं कहूँगा कि आप विजिट कर सकते हैं www.facebook.com/RajivRanjan1571978। जब आप इस पेज पे जाएंगे तो इस पेज का भी नाम जो है वर्ड ऑफ बायोलॉजी 95 है, तो आपको इस पे जो है बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमिनन के बारे में पता चलेगा। और चलो स्टार्ट करते हैं लिंकेज। और एक और चीज़, ये वीडियो जो है बहुत ही जो है छोटे साइज का है, आसानी से जो है आप इसे जो है डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। चूँकि जो है जो वीडियो जो है हम कैमरे के थ्रू जो है बना रहे थे, उसमें साइज़ बहुत ज़्यादा हो जा रहा था, जो आपके लिए दिक्कत क्रिएट कर रहा था, क्योंकि जो है नेट की स्पीड अभी थोड़ी डिस्टर्ब चल रही है बारिश के मौसम के कारण। तो चलो स्टार्ट करते हैं लिंकेज। और लिंकेज को स्टार्ट करने के पहले हमें कुछ जो है उसका बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, और बैकग्राउंड में जाने के लिए हमें जो है देखना है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के बारे में। एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स क्या होता है, ज़रा इसको भी हम जान लें। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स जो है वो बायोलॉजी का एक ब्रांच है जो कि डील करता है, ये जो है यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, डील करता है प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट्स को। जेनेटिकल एक्सपेरिमेंट को प्लान करना, परफॉर्म करना और फर्दर उसके आधार पे जो है इंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स एंड इन्फरेंसेस निकालना, उसे इंटरप्रेट करना, ये सारा कुछ जो है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स डील करता है। थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन को जो है फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स माना जाता है। और जो है इन्होंने बहुत सारे बायोलॉजिकल फिनोमिनन, खासतौर से जेनेटिक्स से रिलेटेड जो है फिनोमिनन के बारे में बताया था, जैसे क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस जो है हमने ऑलरेडी पीछे सेक्स लिंक कैरेक्टर्स जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था। म्यूटेबिलिटी ऑफ जीन्स, लिंकेज जो अभी हम पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग, ये तीनों टॉपिक्स जो है लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग हमें पढ़ना है। लिंकेज अभी आज के सेशन में पढ़ेंगे, क्रॉसिंग ओवर एंड क्रोमोसोमल मैपिंग जो है अगले सेशन में देखेंगे। मॉर्गन ने अपने एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के मटेरियल के रूप में जो एनिमल सेलेक्ट किया वो था फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। और एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स में उनके जो है जितने भी जो है ये वर्क थे, इसको रिकॉग्नाइज करते हुए 1933 में उन्हें फिजियोलॉजी का जो है नोबेल प्राइज दिया गया। फ्रूट फ्लाई को हम देखेंगे कि क्यों TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में सेलेक्ट किया। एक्चुअली हमने देखा था कि मेंडल ने जो है सर्टेन प्रॉपर्टीज़ के कारण जो है पी को मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में एक्सेप्ट किया था। यहाँ पे मॉर्गन ने क्यों फ्रूट फ्लाई को मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है सेलेक्ट किया, और क्या ये पी से बेहतर था, पी से बेटर था, ये हम देखेंगे। ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं ये बताते हैं कि फ्रूट फ्लाई को हम क्यों जो है मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में जो है पढ़ रहे हैं, या क्यों जो है मॉर्गन ने जो है इसे मटेरियल फॉर एक्सपेरिमेंट के रूप में सेलेक्ट किया। पहली बात तो फ्रूट फ्लाई जो है 2 मिलीमीटर साइज का होता है, यानी बहुत छोटा होता है। इजिली रेयर्ड ब्रेड थ्रू आउट द ईयर अंडर लैब कंडीशन। पहली बात जो है ये जो इजिली रेयर ब्रेड थ्रू आउट द ईयर अंडर लैब की जो बात हम कर रहे हैं वो इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि जो है इसको लैब कंडीशन में जो है हम आसानी से जो है इसे रेयर कर सकते हैं, इसकी ब्रीडिंग करा सकते हैं और थ्रू आउट द ईयर करा सकते हैं। शॉर्ट लाइफ स्पान होता है 10 to 12 डेज का।
पी का जो लाइफ स्पान था वो क्या था, वो जो है 2 से 3 महीने का था, और लैब कंडीशन में जो है उसे क्रॉप नहीं कर सकते थे। हाँ, लैब के लिए फॉर्म में जो है हम कल्टीवेट कर सकते थे आसानी से हर जगह। सिंगल मैटिंग में हंड्रेड्स ऑफ स्प्रिंग जो है ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई प्रोड्यूस करता है, और इसके लार्वी के लिए भी वही कल्चर मीडियम की ज़रूरत होती है जो कि इसके एडल्ट के लिए होती है। यानी फ्रूट फ्लाई जिस कल्चर मीडियम में डेवलप होता है उसी कल्चर मीडियम में जो है उसके लार्वी भी डेवलप होते हैं। सो देयर इज नो एनी नीड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडियम फॉर द ग्रोथ ऑफ लार्वी एज वेल एज द फ्रूट फ्लाई। हैंडल विदाउट फियर एंड हार्मलेस, ये हार्मलेस होते हैं और इनको आसानी से जो है विदाउट फियर हम हैंडल कर सकते हैं। इवन आप भी कर सकते हो। आपने सभी ने फ्रूट फ्लाई देखा है, खासतौर से मैंगो, बनाना या इस तरह के जो फल होते हैं जब पक जाते हैं, इवन आप अपने घरों में भी रखे रहोगे तो जो है उसके चारों तरफ जो है छोटे छोटे ब्लैक कलर की जो है मक्खियों से बहुत छोटी जो है उड़ने वाले इंसेक्ट्स जो है दिखाई देंगे आपको, जिनके विंग्स काफ़ी जो है चौड़े होते हैं, और वो जो है फ्रूट फ्लाई होती है। इजिली एग्जामिन अंडर हैंड लेंस, इसको आसानी से जो हम हैंड लेंस में या लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर रख करके जो हम एग्जामिन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेक्सुअली डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है इनमें, यानी मेल और फीमेल आसानी से जो है पहचान में आ सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है, एज लाइक द सिंपल वीज। 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स ओनली, हमारे बॉडी के सेल्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो है फ्रूट फ्लाई में केवल 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिससे कि आसानी से हम उनका स्टडी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो कैरेक्टर्स ज़्यादा होंगे, उनको स्टडी करने में हमें दिक्कतें आएंगी, लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम होंगे तो हम उन्हें आसानी से स्टडी कर सकते हैं। और एक खास बात, इनमें पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स क्या है ये आपको पहले हम बता दें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ जायंट क्रोमोसोम्स। जायंट मतलब जो यूजुअल क्रोमोसोम का जो साइज या शेप होता है उससे ज़्यादा बड़े साइज का जो है क्रोमोसोम्स होते हैं, ये होते हैं पॉलीटीन एंड लैम्प्रस। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पाया जाता है जिससे कि उनका स्टडी जो है हम कर सकते हैं। लिंकेज, तो ये अभी तक जो हमने देखा वो फ्रूट फ्लाई को हम क्यों जो है मटेरियल ऑफ एक्सपेरिमेंट के रूप में सेलेक्ट करते हैं या क्यों मॉर्गन ने सेलेक्ट किया ये हमने देखा। अब लिंकेज क्या है, देखो लिंकेज को जानने से पहले ये जान लो कि लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो मेंडल का जो तीसरा लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसमें हमें 9:3:3:1 का रेशियो हमें मिल रहा था F2 जनरेशन में, अगर हम F1 जनरेशन के बीच में सेल्फ पॉलिनेशन या सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराते थे तो लेकिन यहाँ पर लिंकेज जो है वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्शन है, वो फॉलो नहीं करता। सबसे पहले जो है लिंकेज के बारे में सटन एंड बावेरी ने 1902-1903 में बताया था। आपको याद होगा जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो पीछे हमने पढ़ा था वो भी सटन एंड बावेरी ने दिया था। और सटन एंड बावेरी जो है स्वीट पी को लेथाइरस ओडोरेटस कहते हैं, स्वीट पी के ऊपर वर्क कर रहे थे। बाद में टीएच चुकी, लेकिन उन्होंने जो है लिंकेज को एक्सप्लेन नहीं किया। उनको लगा कि सर्टेन थिंग्स आर देयर जो कि क्या कर रहा है, जो कि वायलेट कर रहा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, लेकिन वो ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाद में जो है टीएच मॉर्गन ने जो है लिंकेज को एक्सप्लेन किया और उन्होंने अपना फेमस जो है थियरी दिया, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज क्या है? क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज में ये जो 4 पॉइंट्स हमें दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज, पोस्टुलेट्स ऑफ क्रोमोसोमल थियरी ऑफ लिंकेज। फर्स्ट, linked genes occur on same chromosome. Linked genes occur on same chromosome. यानी सपोज दैट, आप हमारे कर्सर को ध्यान से देखो, ये अगर हम ऐसे जो है एक लाइन की लाइन सेगमेंट खींच रहे हैं तो इस लाइन सेगमेंट पे जो है जो लिंक्ड जीन्स होंगे वो सब के सब एक ही जो है क्रोमोसोम्स में पाए जाएंगे। नहीं, सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम में लिंक्ड जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, लिंक्ड जीन्स जो है कभी भी 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स में नहीं पाया जा सकता। लिंक्ड का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। ठीक है, दे लाई इन अ लीनियर सीक्वेंस इन द क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम पे एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे, एक लीनियर सीक्वेंस में अरेंज्ड होंगे। और इसके बाद देयर इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन पैरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसओवर। इनके पास एक टेंडेंसी होती है जिससे कि ये अपने पैरेंटल कॉम्बिनेशन को जो है मेंटेन कर सके। दीज आर हैविंग
टेंडेंसी टू मेंटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन एक्सेप्ट फॉर ओकेजनल क्रॉसओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, क्रॉसिंग ओवर आपने 11th में भी पढ़ा है, क्रॉसिंग ओवर अभी आगे हम इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे अगले सेशन में। तो अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा होता है तो ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन को ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर के जाने की टेंडेंसी रखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द लिंकेज बिटवीन टू जीन्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द टू। यानी दो जो लिंक जीन्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस जितना कम होगा उनकी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज उतनी ही ज्यादा होगी, बीच का डिस्टेंस जितना ही ज्यादा होगा उनकी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज उतनी ही कम होगी। ये सिंपल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है आप पढ़ते हो, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो पढ़ते हो हैं, उसमें भी आप देखते हो कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो उतना ही ज्यादा होता है जितना उनके बीच का डिस्टेंस है कम होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे है कि दो टू जीन्स आर लोकेटेड एट द सेम क्रोमोसोम्स, दे विल हैव द टेंडेंसी टू गो विदाउट सेपरेशन in the next generation if they are having the very less distance between them। ठीक है, तो अगर उनके पास जो है कम जो है डिस्टेंस है उनके बीच में तो उनकी स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज ज्यादा होगी, और डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज कम होगी। इसी चीज को जो है यहाँ पे जरा देखने की कोशिश करो। द अनलिंक्ड जीन्स शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अभी हमने क्या पढ़ा, लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अनलिंक्ड जीन्स जो हैं, और ये भी जान लो कि अनलिंक्ड जीन्स आर ऑलवेज फाउंड ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम्स, तो उनमें जो है वो शो करेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को, बट द लिंक्ड जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को शो नहीं करते हैं। ये मेंडल के साथ जो है बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि उन्होंने जो भी कैरेक्टर्स पी के लिए सेलेक्ट किया वो उनमें लिंकेज की प्रॉब्लम जो है नहीं थी, यानी वो लिंक्ड जीन्स नहीं थे। यही कारण था कि उन्होंने जो है वो अपने जो है तीनों लाभ को दे पाए, क्योंकि वहां पर लिंक्ड जीन्स नहीं थे। टाइप्स ऑफ लिंकेज क्या है, कितने तरह के लिंकेज होते हैं? लिंकेज के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड एज कंप्लीट लिंकेज एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इनकम्प्लीट लिंकेज। दोनों को हम अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं कि कंप्लीट लिंकेज क्या है। द जीन्स लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम्स डू नॉट सेपरेट and are inherited together over the generation due to the absence of crossing over। सिंपल सी बात है कि कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और ऑल द जीन्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन विदाउट सेपरेशन। ये बहुत ही रेयर होता है, कंप्लीट लिंकेज इज वेरी रेयर फिनोमिनन, और ये फ्रूट फ्लाई में रिपोर्ट किया गया। इसके अलावा जो हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे वी आर आल्सो द हेट्रोगैमेटिक ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि मेल में जो है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसके कारण जो है गैमेट्स दो तरह के बन जाते हैं। ठीक है, एंड्रोस्पर्म एंड गैनोस्पर्म। तो ऐसे, और हमने पीछे देखा भी था सेक्स डिटर्मिनेशन में कि फ्रूट फ्लाई में भी जो है सेक्स डिटर्मिनेशन हमारे जैसा ही होता है। तो जो हेट्रोगैमेटिक इंडिविजुअल्स होते हैं या फ्रूट फ्लाई में जो है कंप्लीट लिंकेज को जो है रिपोर्ट किया गया है। और एग्जाम्पल कुछ देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है कंप्लीट लिंकेज। ध्यान से समझना है इसके एग्जाम्पल को। देखो, दो कैरेक्टर लिए गए हैं यहाँ पे, चूंकि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में भी याद करो हम जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हम डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। वी आर हैविंग टू कैरेक्टर्स, एक तो रेड आईज एंड पर्पल आईज। यहाँ पे रेड आई जो है वो डोमिनेंट कैरेक्टर है और पर्पल आईज जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर है। नॉर्मल विंग का मतलब क्या हुआ, जो विंग है उनके नॉर्मल है, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है। और वेस्टिजियल विंग जो है वो एक रिसेसिव कैरेक्टर है। वेस्टिजियल ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है 11th में। वेस्टिजियल का मतलब क्या होता है, जो हमारे एंसेस्टर में था, वेल वर्किंग कंडीशन में था, हमारे बॉडी में वो चीज हो लेकिन वो वर्किंग कंडीशन में ना हो, तो वो वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहे जाते हैं। तो जो है उन्होंने क्रॉस कराया होमोजाइगस रेड आई नॉर्मल विंग फीमेल, जो कि डोमिनेंट कैरेक्टर वाली थी, और होमोजाइगस पर्पल आई वेस्टिजियल विंग मेल। इन दोनों के बीच में जब उन्होंने क्रॉस कराया, तो क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन में, ये हमारा F1 जनरेशन है, ये क्या है पेरेंट जनरेशन, ये क्या हुआ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस रेड आई नॉर्मल विंग इंडिविजुअल मिले।
पता है आपको, नॉर्मली F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है अपने आप को शो करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में। सेम उसी तरह से यहाँ पे हेट्रोजाइगस बट द सेम कैरेक्टर ऑफ द डोमिनेंट, रेड आई नॉर्मल विंग जो है इंडिविजुअल मिले। अब आगे देखो जरा, इफ F1 मेल इज टेस्ट क्रॉस्ड, टेस्ट क्रॉस ऑलरेडी जो है हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम F1 जनरेशन के इंडिविजुअल का क्रॉसिंग रेसेसिव पेरेंट के साथ कराते हैं तो उसे हम टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो इफ F1 मेल इज टेस्ट क्रॉस, ध्यान दो, इफ F1 मेल, ये F1 है, इसके मेल को अगर टेस्ट क्रॉस कराया जाता है होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल के साथ, होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल, यहां पे देखो रेसेसिव यहां मेल है, लेकिन मान लो होमोजाइगस रेसेसिव फीमेल के साथ जो है यहां कराया जाता है, ठीक है, ये मेल ना होकर के होमोजाइगस पर्पल आई वेस्टिजियल विंग फीमेल हो, ठीक है। तो दो तरह के ही जो है कॉम्बिनेशन हमें मिलते हैं, दो तरह के ही ऑफ स्प्रिंग हमें मिलते हैं। एक तो मिलता है रेड आई नॉर्मल विंग, रेड आई नॉर्मल विंग, और दूसरा मिलता है पर्पल आई वेस्टिजियल विंग। ये दो ही तरह के जो है ऑर्गेनिज्म हमें मिलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के 9:3:3:1 के रेशियो को जो है अवॉइड करते हुए सिर्फ 1:1 के रेशियो में जो है इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट लिंकेज है, ठीक है। यहां पे जो है हमें चार तरह के जो है कैरेक्टर्स नहीं मिल रहे हैं, यहां पे हमें सिर्फ दो ही तरह के कैरेक्टर वाले ऑफ स्प्रिंग मिल रहे हैं, और इनके बीच में भी जो रेशियो है वो 1:1 का है। सेकंड, इनकम्प्लीट लिंकेज। व्हाट इज इनकम्प्लीट लिंकेज? इनकम्प्लीट लिंकेज कह रहा है कि जीन्स प्रेजेंट इन द सेम क्रोमोसोम हैव अ टेंडेंसी टू सेपरेट ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। जब पहले भी हमने पढ़ा कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है तो सेपरेट नहीं होंगे, कंप्लीट लिंकेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता और वो विदाउट सेपरेशन जो है वो आगे जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि वहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो सारे के सारे जीन्स जो है एक साथ जो है नहीं जाएंगे, तो सर्टेन रिकम्बिनेंट प्रोजेनी भी प्रोड्यूस होंगे। एग्जाम्पल से हमें ज्यादा समझ में आएगा। द नंबर ऑफ रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल्स इज यूजुअली लेस देन दैट नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। यानी यहाँ पे हमें रिकम्बिनेंट इंडिविजुअल का जो रेशियो मिलेगा वो 9:3:3:1 जो हम पढ़ रहे थे उस रेशियो से कम मिलेगा। यानी यहाँ पे रिकम्बिनेंट का रेशियो कम होगा और पेरेंटल का रेशियो ज्यादा होगा, ठीक है। देखते हैं हम एग्जाम्पल, देखो यहां रेड आई नॉर्मल विंग होमोजाइगस फीमेल, ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, होमोजाइगस फीमेल है, रेड आई नॉर्मल विंग। यहां पे पर्पल आई वेस्टिजियल विंग होमोजाइगस मेल है, ये एक रेसेसिव कैरेक्टर है। इन दोनों के बीच में हमने क्रॉस कराया। F1 जनरेशन में हमें क्या मिला? रेड आई नॉर्मल विंग हेट्रोजाइगस, यानी यही मिलेगा, बट होमोजाइगस की जगह पे हेट्रोजाइगस हो जाएगा। यहां तक जो है बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसके बाद आगे जरा देखने की कोशिश करो। कह रहा है कि इफ F1 प्रोजेनी इज टेस्ट क्रॉस्ड, यानी इस F1 प्रोजेनी को टेस्ट क्रॉस करते हैं होमोजाइगस रेसेसिव मेल से, ये है हमारा होमोजाइगस रेसेसिव मेल, इसके साथ जब हम टेस्ट क्रॉस करते हैं तो रेशियो जो हमें मिलता है वो 9:1:1:8 का मिलता है एज कंपेयर टू द 1:1:1। ये जो है हम पीछे देखे थे कंप्लीट लिंकेज वाले में, ये हमें ये रेशियो मिल रहा था 1:1 का, लेकिन यहाँ पे हमें मिल रहा है 9:1:1:8 का रेशियो। यहाँ पे ये है क्या, रेड आई नॉर्मल विंग हमें 9 मिलेंगे, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग हमें 8 मिलेंगे। ये जो दो हमें दिख रहा है ये दोनों जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन। देखो रेड आई नॉर्मल विंग, पर्पल आई वेस्टिजियल विंग, ये दोनों पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। रेड आई वेस्टिजियल विंग, रेड आई एंड वेस्टिजियल विंग, ये दोनों अब मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये रिकम्बिनेंट हो गया। पर्पल आई नॉर्मल विंग, पर्पल आई नॉर्मल विंग मिल रहा है हमें, ये दोनों भी मिक्स हो रहे हैं। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये भी रिकम्बिनेंट हो गया। तो हमें जो है पेरेंटल कॉम्बिनेशन हमें 9 एंड 8 क्या मिल रहा है, और रेड आई वेस्टिजियल विंग एंड पर्पल आई नॉर्मल विंग जो कि हमारे रिकम्बिनेंट टाइप है ये 1:1 में मिल रहे हैं। यानी यहाँ पे ये वो रेशियो नहीं है। और रिकम्बिनेंट रेशियो देखो कितने हैं, रिकम्बिनेंट रेशियो को देखें अगर हम 9 + 8 17 + 2 19 है। इस 19 में केवल 2 मिल रहे हैं हमें, ठीक है, जबकि यहाँ पे मिल रहे हैं 17।
लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमने क्या देखा था, 9:3:3:1, जिसमें 9+1 जो था पैरेंटल था और 3+3 जो था 6 जो था वो रिकम्बिनेंट था। ठीक है, तो उससे यहाँ पे कम मिल रहे हैं रिकम्बिनेंट यहाँ पे 2 मिल रहे हैं, तो इसलिए रिकम्बिनेंट जो होते हैं वो एज कंपेयर टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें कम मिलते हैं। इसी चीज को समझने के लिए आपके एनसीईआरटी के बुक में एक पूरा का पूरा पेज दिया हुआ है जो लिंकेज को एक्सप्लेन कर रहा है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। जरा इसे समझने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये है क्या। ठीक है, इसको अब हम देखें, यहां हम एक एक करके दिखा रहे हैं हम आपको। ठीक है, यहां देखो, ये पैरेंटल है, फीमेल एंड मेल। यहां जो कलर जो कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स को बहुत ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यहां पर ये देखना है कि इन दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। केवल इस डिस्टेंस को समझ लोगे तो बाकी सब कुछ हमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमने पीछे आपको बता दिया। ये दूसरा एग्जाम्पल है, लेकिन यहाँ पे जो कि एनसीईआरटी में आपके दिया हुआ है, इसमें सिर्फ जीन के बीच के डिस्टेंस को देखो। यहाँ पे जरा यहाँ देखो, Y एंड W, ये येलो एंड व्हाइट जो है को दिखा रहा है, और इनके बीच का डिस्टेंस देखो कितना कम है। यहां Y+ के कंडीशन में जो दिखा रहा है और W+ दिखा रहा है, ये वाइल्ड टाइप है। ठीक है, ये जो है होमोजाइगस है। अब यहां देखो, ये F1, इन दोनों के बीच में क्रॉस हुआ, Y एंड Y+, W एंड W+ में। ठीक है, जो अब यहां F1 जनरेशन में हमें मिले Y एंड Y तो यहां मिल ही रहा है, लेकिन हेटेरोजाइगस हो जा रहा है। देखो, दोनों तरफ Y एंड W था, लेकिन एक तरफ क्या चला गया, Y+ एंड W+ चला गया, यानी ये भी कैरेक्टर आ रहा है, ये भी कैरेक्टर आ रहा है, और ये चूंकि डोमिनेंट है तो ये जो है डोमिनेंट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। वाइल्ड टाइप क्या है, डोमिनेंट है, तो यहाँ पे वाइल्ड टाइप को शो कर रहा है। ठीक है, अब जरा आगे की तरफ देखते हैं हम। यहां देखो, पैरेंटल टाइप जो है हमें F2 जनरेशन में, ठीक है, ध्यान दो, यहां क्रॉस किसके साथ हम करा रहे हैं, ये हमारा F1 जनरेशन है, ये क्या है, F1 जनरेशन है, और ये क्या है हमारा, ये पेरेंट जनरेशन है। रेसेसिव पेरेंट जो है जनरेशन से है, ये ले लिया हमने, ये Y एंड W, ये मेल ले लिया हमने। ध्यान दो, पीछे हमने यही चीज बताया था। ठीक है, इन दोनों के बीच में, ये फीमेल और ये मेल है, इन दोनों के बीच में जब हमने क्रॉस कराया तो क्रॉस कराने के बाद F1 जनरेशन हमें मिला, और F1 जनरेशन में वाइल्ड टाइप जो है डोमिनेंट है। ठीक है, यानी येलो एंड व्हाइट टाइप जो था वो क्या था, वो रेसेसिव था, और इसी के मेल को ले लिया, रेसेसिव मेल को ले लिया हमने। ठीक है, और रेसेसिव मेल को जब हमने लिया और इसके साथ जो F1 जनरेशन के बीच में जब हम क्रॉस करा रहे हैं, तो क्रॉस कराने के बाद पैरेंटल टाइप हमें 98.7% मिल रहा है, और रिकम्बिनेंट टाइप हमें 1.3% मिल रहा है। अगर हम लार्ज स्केल पे लेके चले तो इसको जो है 100% मान सकते हैं। तो पैरेंटल कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है 98.7%, लेकिन रिकम्बिनेंट हमें मिल रहा है केवल 1.3%। यहां देखो, रिकम्बिनेशन Y एंड W था, यहाँ Y+ एंड W हो गया, तो ये रिकम्बिनेशन हो गया। यहां क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पैरेंटल ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर जो है लिंकेज जो है शो हो रहा है, क्योंकि जीन्स के बीच का डिस्टेंस जो है काफी कम है। ये F2 जनरेशन को शो कर रहा था। अब जरा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इधर क्रॉस B में। लुक हियर, यू जस्ट कंपेयर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। यहां देखो, इन दो जीन्स के बीच का डिस्टेंस, और यहां देखो इन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस। ये जो है डायग्राम बहुत जो है लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ऐसा समझने की कोशिश करो। अब जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ दो जो है जीन्स के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, यहाँ देखो बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये व्हाइट एंड मिनिएचर है, ये वाइल्ड टाइप है, W+ और M+, यहाँ पे ओनली W एंड WM है। यहाँ पे जो है वाइल्ड टाइप जो है डोमिनेंट होता है। तो यहाँ ये हमें मिला F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में हमने क्या लिया, इसका क्रॉस करा दिया जो है पेरेंट जनरेशन के रेसेसिव फीमेल के साथ, रेसेसिव फीमेल के साथ। ध्यान दो, ये कंप्लीट लिंकेज को शो कर रहा था क्रॉस A, और क्रॉस B जो है इनकम्प्लीट लिंकेज को शो कर रहा है। पीछे के जो दोनों एग्जाम्पल हैं उनसे कोरिलेट करना है हमें। ठीक है, यहां पर जो है आप इस वीडियो को 2-3 बार जो है रिवाइज करके देखना,
तो आपको समझ में आने लगेगा दोनों पार्ट को, ठीक है। तो यहां पे क्या हो रहा है, यहां देखो, यहां पर जो है ये वाइल्ड टाइप हमें F1 जनरेशन मिला जो कि डोमिनेंट है हेटेरोजाइगस, और ये जो है फीमेल लिया हमने रिसेसिव पेरेंट का, और इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया। चूंकि जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी लिंकेज होने की जो चांसेस हैं वो कम हो गए, क्रॉसओवर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे क्योंकि यह डिस्टेंस ज्यादा है। तो यहाँ देखो पेरेंटल कितना मिल रहा है, 62.8% मिल रहा है, और रिकमेंडेड कितना मिल रहा है, 37.2% मिल रहा है, एज कंपेयर टू दिस 98.7 एंड 1.3। तो यहाँ रिकमेंडेड मिल तो रहा है, बट दिस रिकमेंडेड इज मच लेस देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड रिकमेंडेड रेशियो ऑफ द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में 25-25% दोनों मिलते हैं, दो पेरेंटल 25-25 और दो रिकमेंडेंट 25-25, यानी 1:1:1:1 का मिल रहा था रेशियो हमें। यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें 62.8% और 37.2% मिल रहा है, ठीक है। तो ये पेरेंटल रिकमेंडेंट जो है यहाँ पे रेशियो चेंज हो जा रहा है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज को शो कर रहा है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन द टू जीन्स इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिस एग्जाम्पल। तो ये कंप्लीट लिंकेज शो कर रहा है, ये इनकम्प्लीट लिंकेज शो कर रहा है। मैं समझता हूं कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो गूगल मीट में जो है आप इस पे हमसे बात कर सकते हो। तो ये था हमारा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं लिंकेज ग्रुप, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस सेशन। लिंकेज ग्रुप क्या होता है? लिंकेज ग्रुप linearly arranged group of linked genes which are normally inherited together except for crossing over। अगर क्रॉसिंग ओवर को छोड़ दिया जाए तो लीनियर अरेंजमेंट वाले जो है लिंक जीन्स का ग्रुप, जो कि नॉर्मली बिना सेपरेट हुए एक साथ जो है वो ट्रांसमिट होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, उसे हम बोलते हैं लिंकेज ग्रुप। जैसे मान लो कि एक जो है हमारे पास क्रोमोसोम है, उसके पास ABCDEFGH है, जिसमें ABCDEF एक साथ दूसरे जनरेशन में जाता है, G क्रॉस ओवर के थ्रू अलग हो जाता है। तो ABCDEF का जो ग्रुप है वो लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। बिकॉज ऑफ द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स possess either similar or allelic gene on the same loci that constitute the same linkage group। चूंकि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है दो होते हैं और वो जो है सिमिलर और एलिलिक जीन को जो है सेम लोकाई पे जो है बियर करते हैं, सेम लोकेशन पे बियर करते हैं, इसलिए लिंकेज ग्रुप भी सेम होते हैं। सेम लोकेशन का मतलब क्या हुआ? जैसे दो हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है, एक सपोज दैट P and Q। ये P and Q जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ठीक है। और इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम को अगर हम देखें, ठीक है, देखो यहां पर ये जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए। अगर इन दोनों का जो है लोकेशन ये सारे जीन्स हैं, दीज आर द डिफरेंट लोकाई एट वेयर द जीन्स आर फाउंड। मान लो कि ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, A B C D E ये सेम लोकेशन पे पाए जा रहे हैं। तो सेम लोकेशन पे पाए जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये विदाउट जो है सेपरेट हुए जो है नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, तो ये भी विदाउट सेपरेट हुए नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक जीन यहाँ है, मान लो ये एक जीन यहाँ है, तो यही जीन इस क्रोमोसोम में जो है यहाँ पे पाया जाए। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। दोनों जीन्स जो है सेम लोकेशन पे पाए जाएंगे क्रोमोसोम्स के पेयर पे, इसलिए ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम का जो है लिंकेज ग्रुप सेम हो जाएगा, ठीक है। और जब ये जैसे इन सबके लिए सेम हो जाएगा, इसलिए जो है दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के लिए जो है लिंकेज ग्रुप एक ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम के लिए लिंकेज ग्रुप केवल एक होगा। जब एक पेयर के लिए लिंकेज ग्रुप केवल एक होगा, इट मीन्स कि जितने भी जो है हमारे पास जीनोम है, जीनोम मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उतने ही हमारे पास लिंकेज ग्रुप होंगे। सो द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप present in an individual, so the number of linkage group present in an individual correspond to the number of chromosome in one genome। इसका मतलब जैसे हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, तो हमारे जीनोम में 23 क्रोमोसोम्स हो गए। तो जीनोम की संख्या क्या होगी? 23 क्रोमोसोम्स की हो गई, तो 23 लिंकेज ग्रुप हमारे बॉडी में पाए जाएंगे। अगर ड्रोसोफिला की बात करें, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो ओनली 4 लिंकेज ग्रुप विल बी फाउंड इन द ड्रोसोफिला, ठीक है। इसका मतलब ये भी हुआ कि मीन्स ऑल द क्रोमोसोम्स इन हैप्लॉइड
किसी हैप्लॉइड जो है, जैसे हमारा गैमेट है, तो गैमेट में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। लेकिन अगर हमारा जो है नॉर्मल सेल बॉडी है, तो जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनका आधा, ठीक है, यानी जो पेयर की संख्या है वो पेयर की संख्या यानी होमोलोगस पेयर इन डिप्लॉयड होंगे जो है। ये इसी पार्ट को जो है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 23 लिंकेज ग्रुप है, 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो 4 हैं। अगर मान लो कोई ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे अभी हम हनी बी की बात कर रहे थे पीछे कि मेल जो है हैप्लॉइड होते हैं, तो सपोज दैट मान लो कि कोई हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है और उसमें जो है नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है उसके सेल में जो है 8 है, तो वहां पे 8 लिंकेज ग्रुप होंगे। और उसी का अगर डिप्लॉयड है, वहां पे 16 क्रोमोसोम्स हैं तो 8 पेयर हो गए, वहां पर भी 8 लिंकेज ग्रुप होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हनी बी के मेल में और हनी बी के फीमेल में लिंकेज ग्रुप सेम होंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द लिंकेज। और इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम बात करेंगे आपसे रिकम्बिनेशन के बारे में, कि रिकम्बिनेशन क्या होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर क्या होता है और क्रोमोसोमल मैपिंग क्या होती है। थैंक यू।